दोस्तों, जब कभी भी हम मैकडॉनल्ड्स के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ बातें बहुत नोटिसेबल होती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो एक सा लुक एंड फील होता है, चाहे हम जयपुर में जाएं या जालंधर में जाएं या चंडीगढ़ में जाएं या हैदराबाद में जाएं, आपको देखने को मिलेगा कि एक सेट स्टाइल ऑफ रेस्टोरेंट होते हैं। वो उन रेस्टोरेंट्स को अगर गौर से और देखिएगा तो आपको लगेगा कि 18 से 25 साल के बच्चे उस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। तो कोई बहुत ऐसे लोग नहीं चला रहे होते हैं जो बहुत हाईली स्किल्ड हों, बहुत ट्रेंड हों, बहुत सुपर प्रोफेशनल, सुपर इंटेलिजेंट वाला जो बिजनेस सिस्टम होता है, वैसा कुछ नहीं। कॉलेज के बच्चे एक बिजनेस को चला रहे हैं और अमूमन कोई भी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट, इंडिया का एवरेज बता रहा हूँ, लगभग 4 करोड़ पर एनम का रेवेन्यू तो करता ही करता है। यानी इतनी सेल्स उसकी हर बार आती है, हर साल मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। ये एक वेटेड एवरेज है। तो छोटे छोटे कॉलेज के बच्चों के माध्यम से एक जगह लेकर बहुत सारे शहरों में 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का सेल्स कर सकने वाला रेस्टोरेंट है मैकडॉनल्ड्स। कितना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी ये काम कर पा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मॉडल है, ये जो फॉर्मेट है, ये कितना पावरफुल होगा। और अगर आप जानते होंगे कि ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा है, ये दुनिया के सैकड़ों देशों में हो रहा है। यूएस में हो रहा है, मेक्सिको में हो रहा है, जापान में है। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में मैकडॉनल्ड्स अपने रेस्टोरेंट ऑपरेट करता है फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से, मास्टर फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से। और इस बिजनेस मॉडल की वजह से वो एक बेहद शानदार तरीके से पूरी दुनिया में अपने रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट करता है। तो कितना पावरफुल मीडियम है। अच्छा, एक चीज़ और सोचिए कि क्या मैकडॉनल्ड्स पर हम खाना खाने इसलिए जाते हैं कि उसका खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, उसका बर्गर दुनिया का सबसे बेहतरीन बर्गर है? नहीं, हम वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि हमको एक अफोर्डेबल प्राइस में एक बेहतर क्वालिटी, कंसिस्टेंसी के साथ हर बार एक सा टेस्ट देते हुए 3 से 4 मिनट के डिलीवरी टाइम में या 5 मिनट के डिलीवरी टाइम में, कि इधर पैसा दिया, उधर ऑर्डर लगा, उधर से बन के आ गया, हमें ट्रे में 5वें 7वें मिनट मिल गया। इस फॉर्मेट में क्विकली वो इतनी जल्दी सर्व कर रहे हैं, हर रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। तो शायद एज ए ग्राहक, एज एन ऑडियंस, मैं इसलिए मैकडॉनल्ड्स पे जाता हूँ कि मेरा ना समय बर्बाद होता है, मेरे को अबव एवरेज प्रोडक्ट मिलता है। बर्गर मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा बनाने वाले भी लोग होंगे दुनिया में, या बनाते हैं, कुछ लोगों को उसका टेस्ट नहीं पसंद आता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जनता ये मानती है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट की है, कोई खास टाइम बर्बाद नहीं होता, अफोर्डेबल है। और आप रेवेन्यू देखिए 4-4, 5-5 करोड़। तो ये है पावर फ्रेंचाइजिंग मॉडल्स की। और फ्रेंचाइजिंग मॉडल इसीलिए दुनिया भर में बिजनेस करने के ज़्यादा सक्सेसफुल तरीकों में एक तरीका माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, I am Anurag Pandey and today I am going to talk about major franchisees जो कि बिजनेस वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही हैं और जिनके माध्यम से फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज होती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं और किन किन सेक्टर्स में होते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग जो मॉडल होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक फ्रेंचाइजर, एक फ्रेंचाइजी। यानी वो व्यक्ति जो ब्रांड हो, इस केस में जैसे मैकडॉनल्ड्स था, और वो व्यक्ति जो उसकी फ्रेंचाइजी हो, जिसने ये बिजनेस अपने यहाँ करने की सोची हो, तो वो उसकी मास्टर फ्रेंचाइजी हो सकता है या सिटी फ्रेंचाइजी हो सकता है। और उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट के तहत ब्रांड ये पावर देता है, ये लाइसेंस देता है कि आप मेरा ब्रांड नेम, मेरा लोगो, मेरे सिस्टम्स को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, या जितना भी वो परमिशन दे रहा है उस तरह से यूज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके एवज में वो एक फ्रेंचाइजी फी या लाइसेंस फी चार्ज करता है, जो अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग होती है। साथ में ऑनगोइंग ऑपरेशंस होते रहते हैं, उसके लिए ब्रांड रॉयल्टीज चार्ज करते हैं। तो मैंने कई चीजें बताई, फ्रेंचाइजर बताया, फ्रेंचाइजी बताया, एग्रीमेंट की बात करी मैंने, फ्रेंचाइजी फी की बात करी, रॉयल्टी की बात करी, सिस्टम्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये फ्रेंचाइजिंग का इकोसिस्टम है। फ्रेंचाइजी वर्ड यही है। अब जैसा कि इस सेशन में हमारा प्लान ये है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर फ्रेंचाइजीज क्या क्या है। तो उसके पहले ये जान लें कि किन किन सेक्टर्स में फ्रेंचाइजिंग एज ए बिजनेस मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो जो मेजर सेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं,
ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलते हैं इसको, ब्यूटी एंड वेलनेस जो इंडस्ट्री है उसमें बहुतायत से इसका प्रयोग हो रहा है। चाहे गीतांजलि सैलून्स हो या वीएलसीसी हो या मैरी क्लेयर हो, ये जितने भी सैलून्स हैं ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में जो रीच मिल रही है एजुकेशन इंडस्ट्री को, उसका बहुत बड़ा रीज़न फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि उसकी वजह से वो मैसिवली रीच आउट कर पा रहा है। बायजूस जैसे प्लेयर, करियर लॉन्चर जैसे ब्रांड इंडिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गए बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो बहुत स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है। फूड एंड बेवरेजेस में F&B, QSR, फुल स्केल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, ये सारे फ्रेंचाइजिंग मॉडल को यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी और रिटेल में भी इसका बहुत अच्छा यूसेज है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को एक बार देखते हैं कि ये क्या इंडस्ट्रीज़ हैं और क्यों फ्रेंचाइजिंग को यूज़ कर रही हैं एज ए बिजनेस मॉडल, और कौन कौन सी अच्छी फ्रेंचाइजीज़ हैं जो इनमें ऑपरेट कर रही हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मार्केट मानी जाती है, ऑटोमोबाइल मार्केट मानी जाती है। जी हाँ, सरल शब्दों में कहें तो ये जो कार्स बिक रही हैं, ये जो ट्रक्स बिक रहे हैं, ये जो बसेस बिक रही हैं, ये जो टू व्हीलर्स बिक रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिक रहे हैं, ये सारे मिलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चौथी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया में दुनिया की। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वेरी बिग मार्केट साइज। पैसेंजर मोटरसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स का, या पैसेंजर ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स का, तो ये सबसे बड़ा बाजार है। इट इज़ अमंग द बिगेस्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड। और यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट्स भी होता है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट में, मिडिल ईस्ट में, इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो बहुत सारा एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ वाला सेक्टर है। कार्स बेच के बहुत पैसा आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा रेवेन्यू बाय सेलिंग कार्स जनरेट होता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑटोमोबाइल के फ्रेंचाइजीज़ में, जैसे सर्विसिंग एक बड़ा कंपोनेंट है कि केवल बिक्री नहीं है कि हम ऑटोमोबाइल बेच रहे हैं या बाइक बेच रहे हैं या कार्स बेच रहे हैं और वही केवल सेल्स हो। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस है, बहुत सारी सर्विसिंग फैसिलिटीज़ हैं, और भी बहुत इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकने लगे हैं आज की तारीख में। तो देन वारंटीज़ बिकने लगी हैं। देयर आर लॉट ऑफ एड ऑन प्रोडक्ट्स जो कि इस इंडस्ट्री में बिक रहे हैं। तो एक बहुत अट्रैक्टिव प्रीपोजिशन है फ्रेंचाइजिंग एज ए इंडस्ट्री के लिए। बहुत अच्छा केस स्टडी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर हम समझें कि वो फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, फ्रेंचाइजिंग एज ए बिजनेस मॉडल को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंचाइजी ऑप्शंस इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बहुत पॉपुलर भी हैं, मारुति सुजुकी मार्केट लीडर है मारुति, और उसके बहुत सारे शोरूम्स भी आपने देखे होंगे। मारुति का तो डोमिनेंस रहा है इस इंडस्ट्री में इंडिया में। मारुति सुजुकी एज ए ब्रांडेड ऑटोमोबाइल सेलर का 70% तक का मार्केट शेयर था। ऑफ लेट मार्केट शेयर गिरा है, लेकिन इट कंटिन्यूज टू बी, ये लगातार एक ज़बरदस्त फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑटोमोबाइल प्लेयर है। और मारुति सुजुकी की फ्रेंचाइजी अमूमन बहुत प्रॉफिटेबल मानी जाती है। थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको ब्रांड्स जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे होता है कि देखिए, अमूमन ये बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। नॉर्मली शहर से बाहर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत साइजेबल होती है। यानी करीब 10,000 स्क्वायर फीट का तो केवल फ्लोर स्पेस होता है जिसमें कार्स को शोकेस किया जाता है। मल्टीपल कार्स होती हैं, फ्लोर एरिया होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा सर्विसिंग एरिया अलग होता है। तो आप देख सकते हैं ये कम जगह में हो सकने वाला काम नहीं है, एंड इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव वर्क। बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, काफ़ी सारी पूंजी की ज़रूरत होती है। एक बड़ा शोरूम बनाना पड़ता है, मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। हेंस अगर आप एक गाड़ी की नॉर्मल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 लाख का एक गाड़ी का टिकट साइज़ है, एक मारुति की एवरेज व्हीकल आज की तारीख में 10 लाख की आती है, और अगर हमने 30 गाड़ियों की भी इन्वेंट्री क्रिएट की हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ की केवल इन्वेंट्री होती है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे रिटर्न्स होते हैं। क्योंकि अब जैसे मारुति जैसी गाड़ी जिसकी की डिमांड है, और मार्केट में हर साल अगर 100 गाड़ी बिकती है और अगर 60-65 मारुतीज बिकती हैं, तो जिसने शहर में मारुति के शोरूम का काम ले रखा होगा उसका काम चलता हुआ काम होगा। अच्छा, जैसा मैंने बताया भी कि दिस डज नॉट वर्क्स आउट ओनली ऑन सेल्स, कि ऐसा नहीं कि केवल रेवेन्यू गाड़ियों को बेचने से आता है।
बहुत सारा रेवेन्यू हमारी सर्विसिंग से आता है। मार्केट में पहले से इतनी गाड़ियां हर साल की बिकी हुई हैं कि उनकी सर्विसिंग भी होती है, उसमें मार्जिन्स होते हैं, उनके सर्विसेज में रिन्यूअल्स होते हैं, उनके इंश्योरेंसेस के रिन्यूअल्स होते हैं। तो ऑल टुगेदर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वाला सिस्टम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर हम एज ए फ्रेंचाइजी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसकी अच्छी डिमांड है मार्केट में, तो शोरूम बिजनेस, ऑटोमोबाइल का शोरूम या ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी अक्सर प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं कि स्लाइड में मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है। टाटा का रिवाइवल हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और उसके मल्टीपल प्रोडक्ट, चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो टाटा की सफारी हो, ये सारे ही चलने लगे हैं मार्केट में। एक समय था टाटा वॉज अ फोर्थ प्लेयर, बट एज ऑन डेट टाटा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और सेकेंड पोजीशन पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां बिकती हैं और हीरो मोटर का ऑटोमोबाइल्स में टू व्हीलर्स में हीरो की लगभग मोनोपोली हुआ करती थी एक समय और पूरी मार्केट डिवाइडेड थी बिटवीन हीरो एंड बजाज विच इज़ द नेक्स्ट प्लेयर। बट देन टीवीएस मोटर्स ने साउथ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की एंड इवेंचुअली वो नॉर्थ में भी बहुत अच्छा बिकने लग गया। तो ये सब अच्छे गुड सेलेबल बिजनेसेस रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा से परफॉर्म करती रही है। ऑफ लेट पोस्ट कोविड एक डल पीरियड आया था इस इंडस्ट्री में और इसकी फ्रेंचाइजीज या इसके शोरूम्स बंद हो रहे थे फॉर नॉन प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स में भी स्लम्प था क्योंकि ऑब्वियस रीजंस थे कि लोगों के पास पैसे की बहुत कमी थी। बट पिछले एक साल में बहुत स्ट्रांग रिवाइवल हुआ है और बहुत अच्छा सेक्टर है फ्रेंचाइजिंग लेने का। तो अगर आपको कभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई स्ट्रांग ब्रांड की फ्रेंचाइजी मिल रही हो तो ज़रूर उसको लिया जा सकता है। अमूमन ये एक अच्छा रिटर्न्स देने वाली फ्रेंचाइजी होती है। बात करते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की। ऑफ लेट जिस तरह से इंडिया में अपनी वेलनेस को लेकर एक जो ओवरऑल अवेयरनेस इंक्रीज हुई है उसने इस इंडस्ट्री को फ्यूल किया है और लास्ट डिकेड में तो इसकी ग्रोथ फिनोमिनल रही है। पूरे जितने भी अर्बन टाउन्स हैं आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, जावेद हबीब भी देखा होगा, लैक्मे सैलून्स देखे होंगे, गीतांजलि देखा होगा, मैरी क्लेयर देखा होगा। इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं अगर आप इनकी तह पर जाएंगे, इनमें डिटेल में जाना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं और साल दर साल ये ग्रो कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा फैक्ट बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विद मल्टीपल फ्रेंचाइजीज, जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ अक्सर मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है इस वर्टिकल में, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में, कि किसी ने भी एक फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है। इसी आदमी ने 3-3, 4-4 फ्रेंचाइजीज ले रखी हैं। सो अगर लखनऊ में लैक्मे की बात करेंगे तो पूरा लखनऊ किसी ने ले रखा है और उसमें 8 या 9 आउटलेट्स खोल रखे हैं। कानपुर में भी यही है, चंडीगढ़ में भी यही है। इस तरह से तो इस इंडस्ट्री में या जावेद हबीब के भी बहुत सारे स्टोर्स मैंने देखे कि एक ही आदमी ने मल्टीपल स्टोर्स ले रखे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है और कब होता है? ऐसा हमेशा तब होता है जब एक स्टोर भी खूब कमा के दे रहा हो तो आदमी दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा स्टोर करना चाहता है। कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो ब्यूटी एंड वेलनेस एज ए इंडस्ट्री, एज ए वर्टिकल, एज ए कैटेगरी बहुत ग्रोइंग कैटेगरी है और इसमें जो प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो क्रेडिबल नाम हैं, वो सारे ही बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी ऑप्शंस हैं और वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स भी इसमें मिलते हैं। ये केवल इतनी प्लेन इंडस्ट्री नहीं रह गई आज की तारीख में कि आप केवल सैलून में जाएं और केवल ग्रूमिंग की चीज़ें वहाँ पर करवाएं या हेयर कट लें या हेयर ट्रीटमेंट लें, जो भी है। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स। जो वेडिंग सीजन होता है वो तो अपने आप में एक अलग तरह का पूरा इंडस्ट्री बन गया है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वेट लॉस प्रोडक्ट्स होने लगे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस जनरेट होते जा रहे हैं रेवेन्यू बिल्डअप करने के। आइए जानते हैं कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं और जो बहुत अच्छे से हु आर वेरी बिग प्लेयर्स फॉर वेलनेस सेक्टर या ब्यूटी इंडस्ट्री पे। लैक्मे सैलून एक बड़ा एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब लैक्मे स्टार्ट किया था, इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप में इस इंडस्ट्री का एक फ्लैग बेयरर प्रोडक्ट बन गया है। दिस प्रोजेक्ट, दिस फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है कि लैक्मे के सैलून्स नॉर्मली दे आर वेरी गुड
इन टर्म्स ऑफ ROIs और बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं। आप VLCC की बात कर लें, आप नेचुरल सैलून की बात कर लें, और ये सारी इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई फाई है। आप करीना कपूर भी होंगी उसमें, और ऐश्वर्या राय बच्चन भी होंगी। जावेद हबीब के जो सैलून्स हैं उनकी चेन, देयर 1000+, मतलब 1000 से ज़्यादा सैलून हैं इसमें। आप ये समझिए कि क्या साइज़ है इस कैटेगरी का, क्या साइज़ है इस इंडस्ट्री का। काया स्किन क्लिनिक, मैरिको ने ये बिजनेस अगेन बहुत पायलट बेसिस पर शुरू किया था, बट इवेंचुअली इट्स अ वेरी पावरफुल गुड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो इस कैटेगरी में बिकॉज अपवर्ड ग्रोथ बहुत हाई है, ये कैटेगरी अपने आप में ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेडिंग इंडस्ट्री। ये कैटेगरी अपने आप में 30, 35, 40% से सालाना बेसिस पर ग्रो कर जाती है कई सालों में। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अगर इनकी फ्रेंचाइजिंग कोई भी करता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ही विल बी अर्निंग डिसेंट रिटर्न्स। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है अपने को फ्रेंचाइजी लेने के लिए, अगर वो ब्यूटी एंड वेलनेस एज ए कैटेगरी से है। अगला सेक्टर जो मेरी समझ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और बहुत अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है जिसने फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा फ्रेंचाइजिंग का ऑप्शन देता है इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, वो है एजुकेशन सेक्टर। हमेशा से इंडिया में 5 से 24 साल का जो एज ग्रुप है उसने ही इस कैटेगरी को ड्राइव किया है। इसकी जो ग्रोथ आई है उसी से आई है। और जैसे जैसे कंट्री में अफोर्डेबिलिटी बढ़नी शुरू हुई है, स्पेशली सिटी एरियाज़ में, ये एक प्रोमिनेंट वैल्यू जनरेटिंग सेक्टर बन गया है। इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, और ई लर्निंग की, माइंड यू, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मार्केट है इंडिया। तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है इस कैटेगरी में, और इसमें एक्सपेंशन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी कोलैबोरेशंस की संभावनाएं हैं। फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए इसमें जो फिजिकलिटी की ज़रूरत होती है, जो सेंटर्स की ज़रूरत होती है, उसको बहुत अच्छे से फुलफिल किया जा रहा है फ्रेंचाइजिंग एज अ बिजनेस मॉडल से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देने वाला सेक्टर है जो कि फ्रेंचाइजिंग में बिलीव करता है। कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं कैसे काम होता है। तो नॉर्मली बड़े तौर पर अगर देखें तो जैसे किंडरलैंड प्री स्कूल है, यूरो किड्स है, बचपन है, किड्जी है, ये एक कैटेगरी हो गई, ये प्री स्कूल्स की कैटेगरी हो गई। 15 से 20 लाख रुपए का बिजनेस होता है, जिसमें आप 3 लाख के आसपास की एक फ्रेंचाइजी फ़ी देते हैं। देन 7-8 लाख का आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ते हैं। 4-5 लाख का आप नॉर्मली सेटअप तैयार करते हैं। तो रफ कट 15 लाख का एक बिजनेस मॉडल है। और एजुकेशन इंडस्ट्री की एक खासियत है कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन प्री स्कूल्स, शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठीक होती है, लेकिन उनके रिटर्न शुरुआत में नहीं होते हैं। आप सोच के देखिए कि आप 15 लाख रुपए लगा देंगे और पहले साल में आपके पास 20 एडमिशन आएगा, दूसरे साल में आपके पास 35 एडमिशन हो जाएंगे, या 40 हो जाएंगे, या 45 हो जाएंगे, और तीसरे साल में 70-75। अब हो सकता है कि सेकेंड 45 एडमिशन से कम में आपका खर्चा नहीं निकल रहा हो, लेकिन स्टार्ट लुकिंग एट अ लार्जर विंडो। जो तीसरे साल में 75 है वो आपको ठीक ठीक पैसा देना शुरू करेगा। चौथा 5वां ग्रोथ के साल होते जाते हैं। आप 150 बच्चों तक अगर पहुंच जाते हैं किसी भी प्री स्कूल में, ये एकदम गवर्नमेंट जॉब जैसा सेक्टर है। फ्रेंचाइजी में बंधा पैसा आता है, छोटे बच्चों की देखरेख एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। और लेकिन पहले 1-2 साल में देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो, तो उसको अगर मिटिगेट कर लेते हैं, एक बहुत आइडियल सेक्टर है। स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है प्री स्कूल्स की फ्रेंचाइजिंग। आकाश, फिडजी, करियर लॉन्चर, करियर पावर, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो अप स्किलिंग या एग्जाम्स की तैयारी करने की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बहुत इवॉल्व है। इतना साइजेबल मिडिल क्लास है इंडिया में, जिसकी सिंगल पॉइंट एस्पिरेशन ये होती है कि बच्चे का करियर स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके लिए जो घर के बजट होते हैं उसमें जो सबसे अहम इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जो खर्चा माना जाता है, वो पढ़ाई का खर्चा माना जाता है। ऐसी ऐसी फैमिलीज़ मैं जानता हूँ जिनकी मंथली आय 35-40 हज़ार रुपये है, लेकिन उनका अपने बच्चों पर उनकी पढ़ाई का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये है। तो थिंक अबाउट इट कि 50%, 45%, 40% का खर्च आउट गो, जो घर के घरेलू बजट का पार्ट है,
अगर इतना पैसा लग रहा है तो सोचिए इंडस्ट्री का साइज क्या होगा। और ये मैं नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर क्लास सबकी बातें कर रहा हूँ। नोबडी इज अनटच्ड, कोई भी अछूता नहीं है इस खर्चे से। तो एक बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्री है और जिसमें फ्रेंचाइजिंग के थ्रू बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। तो ये मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स हैं। आकाश, फिट्जी बहुत स्ट्रांग, या एलन करियर इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रांग बिजनेसेस हैं। बायजूस, ऑफ लेट बायजूस ने अपनी फ्रेंचाइजी देनी शुरू की, अपने लर्निंग सेंटर्स बनाए हैं। ये सब बड़े नाम हैं इस इंडस्ट्री के। आकाश और बायजूस का टाई अप है, बायजूस ने टेक ओवर किया है आकाश को। तो ये जायंट बन रहे हैं। लेकिन फ्रेंचाइजिंग के थ्रू अगर आपको इनमें से किसी का भी कोई काम मिलता है, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी होगी कि ये एक अच्छा प्रॉफिट जनरेटिंग और ROI ड्रिवन बिजनेस मॉडल होगा। तो एजुकेशन एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है आपके लिए अगर आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं। तो F&B सेक्टर, पूरी F&B इंडस्ट्री या QSR चेन्स हो या फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो या बार्स एंड पब्स हो, ये फ्रेंचाइजिंग पर ही ऑपरेट कर रही हैं प्राइमरली। इंडिया की F&B इंडस्ट्री, स्पेशली जो टॉप 50 टाउन्स ऑफ इंडिया हैं, उन पर एकदम से अपवर्ड ट्रेंड उसमें देखा है। इट इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ फॉरेन थिंग्स। विदेशों में जो ब्रांड्स हैं, जिस तरह का कल्चर है F&B में, और इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू जिस तरह से वो इंडियन मार्केट में एक्सपोजर बढ़ा है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शायद F&B सेक्टर रहा है, जिसमें ग्रेजुअली सड़क के खोमचे से हम कैफ़े शॉप्स पे चले गए हैं, जिसमें हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स पे भी जाने लगे हैं। फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज्ड और यही कारण है कि आपने देखा होगा बहुत सारी मशरूमिंग है F&B से जुड़े प्रोजेक्ट्स की, रेस्टोरेंट्स की, QSR की, जो फ्रेंचाइजिंग लेकर इस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं और अच्छे ढंग से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। चेंजेस इन टेस्ट, टूरिज्म की वजह से क्विज़न, अलग अलग क्विज़न है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और 135-40 करोड़ लोगों के इस देश में इतनी वैरायटी के कारण ये इंडस्ट्री जो है, जो टेस्ट में जितनी वैरायटी एक तरह से हमें अलाउ करती है, वो अच्छा खासा एक बिजनेस केस बना देती है कि F&B सेक्टर में अगर हम फ्रेंचाइजिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटी कि बड़ा फास्ट टर्न अराउंड आ सकता है उसका। दिस सेक्टर इज अमंग दोज, अलॉन्ग विद माई ब्यूटी एंड वेलनेस को मानता हूँ और इसको मानता हूँ, ये शुरुआत से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले सेक्टर हैं और बहुत हाई रिटर्न्स देने का इनमें पोटेंशियल रहता है। अभी ही नहीं, द वे इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ये फ्यूचर में भी आप बहुत डायनामिक ग्रोथ इसमें ऑब्जर्व करेंगे। कुछ जो बड़े नाम हैं ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डोमिनोज, सबवे, मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, बरिस्ता, कैफ़े कॉफ़ी डे। इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें तो करीम्स, नज़ीर और इस तरह के जितने ब्रांड्स हैं। हाई एंड अगर बार्स एंड पब्स की बात करें तो मॉलिक्यूल है, फर्जी कैफ़े है, बार स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत चलन में हैं। अगेन ये पूरी इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है, नॉर्मली कितना भी टिकट साइज हो, या तो इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका जस्टेशन 15 से 20 लाख होता है। ये जितनी भी बर्गर की आउटलेट्स देख रहे हैं आप, या जितना भी छोटी पिज़्ज़ा चेन्स हैं, माइनस दोज पिज़्ज़ा हट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये 15 से 20 लाख के बिजनेसेस हैं। नॉर्मली 25-30% के ROIs पर काम करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड देन देयर सडनली 50-60 लाख के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं नज़ीर का नाम ले रहा था, करीम्स का नाम ले रहा था। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 50-60 लाख के बिजनेसेस हैं और नॉर्मली ये 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का डाइनिंग स्पेस लेके हैं। एंड देन देयर आर वेरी अपवर्ड हाई एंड क्लासी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स जो कि 1-1.5 करोड़ के बजट में आते हैं। एंड बार्स एंड पब्स दे नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम 2 CR एंड देन उसका कोई अंत नहीं है, 10-11-12 करोड़ पर प्ले बॉय एंड टॉय रूम एंड इस तरह के जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। तो अपने आप में एक बहुत फ्लॉरिशिंग इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे मैट्रिक्स हैं। तो अगर आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो F&B इंडस्ट्री को आप बिल्कुल इवैल्यूएट कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेजर फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगे। अगला सेक्टर, अगला वर्टिकल, अगली कैटेगरी जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर है। पोस्ट कोविड पैंडेमिक के बाद, हालांकि उसके पहले भी द वे इंडिया में अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, मेट्रो सेंटर्स पे हेल्थ को लेकर एक जनरल अवेयरनेस वैसे भी हाई है।
बट पोस्ट कोविड हमारी बजट, द होम बजट, जो घर के घरेलू बजट हैं, उनमें भी हेल्थ और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सडनली आपने देखा होगा कि बढ़ गया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत सारी फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, और ये क्योंकि अपवर्ड ग्रोइंग ट्रेंड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का भी, तो बड़ी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। जो मेन एलिमेंट्स हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के, उनमें से कुछ की बात कर लेते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, दवा इंडिया आपने देखा होगा कि नॉर्मल ढंग से एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम ये लोग करते थे, एंड देन दे क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट कॉल्ड दवा इंडिया, और अलग अलग स्टोर से टाई अप करके उनको फ्रेंचाइजी अपनी देकर और मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स देकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा कर लिया है। तो इट्स अ गुड शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर लाल हो गया, मैक्स हेल्थ लैब्स हो गए, बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छा फ्रेंचाइजिंग और बड़ा लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी होती है इनकी। 4-5 लाख 6 लाख में आपका जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ का कलेक्शन सेंटर है वो शुरू ज़रूर हो जाता है। तो मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज़ का बड़ा अच्छा काम बन रहा है। इंडस्ट्री ग्रोइंग है बिकॉज हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, तो उनकी सप्लाईज बढ़ रही हैं। तो जो भी सप्लायर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज से, उनकी फ्रेंचाइजी के काम भी दे आर ग्रोइंग अ लॉट। मेडिकल इंश्योरेंस का काम बढ़ रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स का काम बढ़ रहा है, टेलीमेडिसिन में फ्रेंचाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी प्रॉमिसिंग केस, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। फ्रेंचाइजिंग का इवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो आप हेल्थ केयर से जुड़ी चीज़ों को देखें। नॉर्मली ये बड़े हाई मार्जिन कैटेगरीज हैं, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया। हेंस जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो बड़ा अपने मन से रखी हुई प्राइसिंग है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ मार्जिन, बहुत सारे प्रॉफिट की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है। कुछ ब्रांड्स जो आउटशाइन कर रहे हैं इस कैटेगरी में, बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो फ्रेंचाइजी अपनी दे रहे हैं, जैसे अपोलो फार्मेसी इज़ अ गुड केस ऑफ क्रिएटिंग अ चेन ऑफ फार्मेसी आउटलेट्स। अपोलो की आउटलेट्स आपको हर जगह दिखेंगी, नॉर्मली बड़े साइज़ की होती हैं, अच्छी आउटलेट्स होती हैं, एंड हर जगह ये अमूमन अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इनको देखा देखी बहुत सारे लोकल प्लेयर्स या रीजनल प्लेयर्स ने भी अपना काम शुरू किया। संजीवनी इज़ वन ऑफ द फार्मेसी चेन जिसने देख के, और इस समय नॉर्थ इंडिया में दे आर डूइंग 100+ स्टोर्स। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ फार्मेसी एज ए सेक्टर, एज ए स्टोर खोलने की, और उसमें सक्सेसफुल और ROI ड्रिवन प्रोजेक्ट्स मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। हेल्थ केयर या हॉस्पिटल खोलना, फोर्टिस के हैं, मेदांता है, ये जो बहुत बिग टिकट बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि नॉर्मली डिफरेंट मॉडल्स पर ऑपरेट करते हैं, या तो जॉइंट वेंचर पर करते हैं, या कई बार कोको लेवल पर करते हैं, या डिफरेंट फीको मॉडल्स हो सकते हैं। ये अलग अलग मॉडल्स होते हैं फ्रेंचाइजिंग के। ये बिग जेस्टेशन के जो प्रोडक्ट हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा इसमें पोटेंशियल है। तो अगर आपके पास बिग टिकट प्रोजेक्ट्स करने की गुंजाइश है और आप फ्रेंचाइजिंग इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो यू कैन लुक अप टू दीज ऑप्शंस इन हेल्थ केयर। इन चीज़ों को, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप हेल्थ केयर में देखते हैं, तो बहुत संभावना है कि आप एक अच्छे बिजनेस की तरफ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अ ग्रेट बिजनेस। डॉक्टर पटरास का काम है, थायरोकेयर है, डायग्नोस्टिक चेन्स में देयर आर मल्टीपल चेन्स। SRL का चेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया दे आर डूइंग वेरी गुड। नई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, पेरेंटिंग की चेन शुरू हो रही है विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर, जो ओवरऑल हेल्थ केयर पीस का ही पार्ट है, या चाइल्ड केयर चेन हो रही है, या पेट्स की चेन आ रही है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पेट्स की हेल्थ केयर का। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है, हाई मार्जिन इंडस्ट्री है, और अगर अपने सही जगह पर, सही लोकेशन पर ये काम किया है तो आपको पॉसिबली अच्छा मुनाफा मिलेगा। नाउ कमिंग टू रिटेल सेक्टर, एवरग्रीन सेक्टर है, अक्रॉस हमेशा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है रिटेल सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी नॉर्मली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट रिटेल इंडस्ट्री रखने वाली इकोनॉमी है। यानी दुनिया में हमारा जो साइज है रिटेल इंडस्ट्री का, इंडिया का, वो दुनिया में 3रे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया एक अपने आप में बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें
एक ऐसी इंडस्ट्री है रिटेल इंडस्ट्री जो कि दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो बहुत बड़े साइज की बात हो रही है क्योंकि मार्केट साइज मैटर करता है। बहुत सी अनहर्ड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं रिटेल में, मतलब नई नई चीज़ें आ रहे हैं। किड्स स्टोर, अब जैसे फर्स्ट क्राई के स्टोर्स हैं, आप देखेंगे कि ये नए नए बिजनेसेस, अभी 5 साल पहले कोई भी किड्स स्टोर नहीं हुआ करता था। सडनली यू आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ मशरूमिंग ऑफ किड्स स्टोर। तो बड़े नए नए से अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में आ रहे हैं जो कि अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रोथ आ रही है रिटेल इंडस्ट्री में, उसके भी ऑब्वियस से रीजंस हैं। द बिगर रीजंस आर एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास। सडनली आप देख रहे हैं कि मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ता जा रहा है। इफ यू लुक एट द पिरामिड, मिडिल क्लास पर आके पिरामिड फैट होता जा रहा है। तो बर्जियोनिंग मिडिल क्लास है और वही बहुत सारी ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। रिटेल हमेशा से मिडिल क्लास का प्रोडक्ट रहा है, चाहे वो फूड रिटेल हो, चाहे वो शू रिटेल हो, फुटवेयर रिटेल हो, चाहे वो क्लोथिंग की रिटेल हो, या जो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें। तो मिडिल क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट और इंडिया में बहुत साइजेबल मिडिल क्लास ग्रोथ है। टेक्नो एडवांसमेंट की वजह से भी ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। इट इज़ ईजी टू गवर्न नाउ। आप देखेंगे कि पहले बहुत सारा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती थी। नाउ अ डेज मेनी स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं बमुश्किल 3 से 4 मैन पावर पे, क्योंकि सीसीटीवी लेड है तो जितना भी पिलफरेज था, थेफ्ट था, वो सब कंट्रोल में आ गया है। टेक्नो एडवांसमेंट की वजह से, पीओएस की वजह से, पॉइंट ऑफ सेल पर जो इक्विपमेंट होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, सारी इन्वेंट्री काउंटेबल होती है। तो इस वजह से थोड़ा सरल हो गया है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है। नाउ द मिडिल क्लास इंडिया इज वेल ट्रेवल्ड, वेल एक्सपोज टूवर्ड्स वर्ल्ड के भी जो भी ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया का मिडिल क्लास बहुत गौर से फॉलो करता है, देख रहा है, और यहाँ पर भी उसको ऐसी ही चीज़ें चाहिए। तो सडनली आप देखेंगे कि ये वेल ट्रेवल्ड ऑडियंस जो तैयार हो रही है, इसके कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी अलग थे, उस जनरेशन से अलग हैं जिन्होंने एक कॉमन सेंसिकल कि एक जनरेशन ऐसी भी थी जो केवल कपड़े सिला के कपड़े पहनती थी, टेलर का बहुत यूसेज था। कमिंग टू दिस जनरेशन, दिस डज नॉट नोज कि टेलर को उसने कब लास्ट टाइम कपड़े दिए थे, सारा रेडीमेड पे शिफ्ट हो गया। तो ये सारे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं जो कि कतई शिफ्ट हो रहे हैं और उस वजह से रिटेल सेक्टर को बहुत ग्रोथ मिल रही है। कुछ जो बहुत नामी फ्रेंचाइजीज हैं रिटेल सेक्टर में, उनके बारे में बात करते हैं। रिलायंस रिटेल अपने आप में इंडिया में रिटेल को ड्राइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला रिटेल, स्पेंसर्स वगैरह आदित्य बिरला के प्रोडक्ट हैं। हाइपर मार्केट्स हैं, ये 6000, 8000, 10,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर एरिया में ऑपरेट करते हैं। टाटा क्रोमा इज FMCD विच इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ब्रांड है। उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो वाइट गुड्स बोला जाता है इनको। तो इस तरह के ब्रांड को लेकर टाटा क्रोमा ने अपना रिटेल वेंचर लॉन्च किया हुआ है। फ्यूचर रिटेल एक बहुत नामी मतलब इनफैक्ट इट्स अ केस स्टडी नाउ कि आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक फ्यूचर रिटेल मार्केट लीडर था। बिग बाजार वाज द लीडर ऑफ ऑल द रिटेल चेन्स इन इंडिया। फॉर सम रीज़न 2 साल का बड़ा डिबैकल है। वी कैन टॉक सम अदर टाइम, इस बारे में काफ़ी बात हो सकती है। लेकिन बिग बाजार एक बहुत अच्छी शुरुआत थी इंडिया में रिटेल एज ए इंडस्ट्री की, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो शॉप स्टॉप से शुरू हुआ था उसको बिग बाजार ने बहुत अच्छे से मल्टीपल मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन दिया था, बहुत जगह शुरू हो पाया था। तो एक अच्छा काम, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बिग बाजार का भी माना जाना चाहिए। पैंटालून्स है, वेस्ट साइड है, सेंट्रल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और ये जो इंडस्ट्री है ये एक्चुअली लो ऑन मार्जिन है, ये बहुत स्लिम मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है, लेकिन ये पावर ऑफ लार्ज पर ऑपरेट करती है, ये वॉल्यूम्स पर ऑपरेट करती है कि अगर ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे तो बल्क परचेज होगी, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा हमें खरीदारी में, हमें स्टॉक कीपिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, हमें मार्केटिंग में मिलेगा, और उस वजह से इसका बिजनेस मॉडल बनता है। तो थिन मार्जिन्स का काम है लेकिन वॉल्यूम्स का काम है, एंड somebody can approach it अगर उसको इस सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी रुचि दिखती हो। दोस्तों, मकसद आज के इस सेशन का ये है कि जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें फ्रेंचाइजिंग के कौन से मॉडल हैं, कौन कौन सेक्टर अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, फ्रेंचाइजिंग बिजनेसेस पर के थ्रू वो अपने को एक्सपैंड कर रहा है,
और उसमें कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमको एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, किस साइज़ में हैं, किस कैटेगरी में है, वो कैटेगरी कितनी बड़ी है, कितना ग्रो कर रही है, उसके फ्यूचरिस्टिक चांसेस कैसे हैं, टेक्नो एडवांसमेंट कैसे हैं, एआई आएगा तो क्या होगा, नहीं इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम लोगों ने बात की कुछ 7-8 तरह के सब वर्टिकल्स की, कैटेगरीज की, और उनमें जो मेजर ब्रांड्स हैं उनके बारे में बातचीत हुई। उनमें से बहुत सारे जो बिजनेस ऑप्शंस निकलते हैं, आप उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राई करना चाहते हैं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू शेयर अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इनपुट्स इन दिस सेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मीनिंगफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।